ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आईडी का बता रहा था, आप आईडी ऐसे सेलेक्ट करो कि जो कि लाइट वेट हो, क्योंकि हमें बार बार जो होता है ना, आईडी आईडी से ब्राउज़र, ब्राउज़र से दूसरा ब्राउज़र, दूसरे ब्राउज़र से तीसरा ब्राउज़र, इधर स्विच करना होता है। तो मेरी तरफ से मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा ब्रैकेट्स यूज़ कर लो, एटम यूज़ कर लो, ड्रीम व्यूअर बहुत अच्छा है, लाइट भी है, लेकिन नेटबीन्स तो बहुत लाइट है। ठीक है, नेटबीन्स बहुत ज़्यादा लाइट है, वो यूज़ कर लो। और एक्लिप्स यूज़ मत करना, वो भी हैवी है। और एक और है जिसका मेरे जहन से नाम, जो सदाम यूज़ कर रहा था, नोट सबलाइन, बेहतरीन। नोटपैड प्लस प्लस भी बहुत अच्छा है, उसके लिए उसका पीएचपी का प्लगइन इंस्टॉल कर लो, वो इनसे भी लाइट वेट है। लेकिन वो ये है कि वो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप 1960s में चले गए, वो इतने पुराने कोडिंग स्टाइल है उसका, बस वो इस वजह से यूज़ नहीं करते। लेकिन ये है कि वो भी बहुत बेहतरीन है। तो जी, वो तो डॉट नेट का है भाई। कौन है? बस छोड़ दो, जो भी है, मत आ गया हो। ठीक है, वो डॉट नेट की, एचपी डॉट नेट की डेवलपमेंट उसकी होती है, पीएचपी की नहीं होती। अब मुझे नहीं पता उन्होंने पीएचपी का प्लगइन दिया हो, शायद दिया हो, इसका मुझे नहीं पता। यूज करते हैं ना सर, ये तो इतना नहीं होते हैं आईडी। नहीं, लेकिन आईडी मैटर करता है आपकी। देखो, आपका जो कोड है ना, जितना क्लीन होगा ना, आपका एप्लीकेशन उतनी खूबसूरत बनेगी। ये मैं आपको गारंटेड दे रहा हूँ, ये मैं वैसे नहीं बता रहा, ये मैं 6-7 साल के एक्सपीरियंस के बाद में ये एक लाइन बोल रहा हूँ कि आपका कोड अगर क्लीन नहीं होगा ना, और आईडी आपके साथ हेल्पफुल नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन भी क्लीन नहीं होगी, उसमें भी बग्स होंगे। आप अपना जो आईडी है ऐसा सेलेक्ट करो जो कि आपको आपके कोडिंग में हेल्प करे। जी, कोड आइडेंटिफिकेशन इज समथिंग एल्स, क्लीन कोड इज समथिंग एल्स। क्लैरिटी जो होती है, अब आपको अब सीएसएस के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको बताए कि भाई ये चीज़, ये क्लास है वहाँ यूज़ हुई है, ये क्लास वहाँ यूज़ हुई है। जब आप फ्रेमवर्क में चले जाते हो ना, तब आपको ये चीज़ें नहीं आती। अब फ्रेमवर्क के लिए जब आप फ्रेमवर्क में चले जाते हो, तो फिर क्या करते हो कि स्पेसिफिकली डिफरेंट जो फ्रेमवर्क्स हैं उसके लिए डिफरेंट आईडीईज के एक्सटेंशंस बने होते हैं, फिर वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं, फिर फ्रेमवर्क्स वहाँ से आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो अब आप इतने प्लगइन्स जब इंस्टॉल करते जाओगे तो नेटबीन्स तो आपका बहुत हैवी हो जाएगा। मेरे सिस्टम पे नहीं चलता, ये i7 है, इस पे नहीं चलता, तो आई डोंट नो आप लोग किस तरह रन कर रहे हो, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप नेटबीन्स यूज़ करते हो उसके साथ फिजिबल और फीजिबल रहो, लेकिन ये है कि लाइट वेट जितना होगा ना, आपकी चीज़, आपका कोड उतना अच्छा और खूबसूरत बनेगा। ठीक हो गया? ओपन फोल्डर कर देते हैं। ट्रेनिंग अकाउंट CI, इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक हो गया, करंटली इसको मैंने ऐड कर दिया, ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। अब देखें यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हैं। लाइसेंस की फाइल है, सबसे पहले है कि द MIT लाइसेंस, पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहते तो चुप करके इसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक हो गया। अच्छा, रीडमी डॉट आर एस टी की जो फाइल है ना, ये रीडमी की फाइल है, और ये रीडेबल है गेटहब के ऊपर। ठीक है, गेटहब के ऊपर आपको जितनी डिटेल नज़र आ रही होती है ना, वो सारी इस फाइल में लिखी हुई है। ठीक हो गया। फिर contribute.md है, contributing.md है, ये बेसिकली गिटहब की फाइल है। जो गिटहब के अंदर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं ना डिफरेंट, इसके अंदर उसकी डिटेल होती है। फिर composer.json है, कंपोजर की फाइल है। कंपोजर आप फिलहाल इसको रहने दो, कंपोजर हम देखेंगे लरावल में, या केक PHP करनी हुई उसमें देखेंगे। गिट इग्नोर है, ये भी गिटहब की फाइल है, क्योंकि बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है या जो कोऑर्डिनेटर की जो कोर फ्रेमवर्क है, ये पड़ा हुआ है गिटहब के ऊपर। कोऑर्डिनेटर ने अपना जो है ना वहाँ पर अकाउंट बनाया, वहाँ पर इसको पब्लिकली रखा हुआ है हम लोगों के लिए कि हम वहाँ से डाउनलोड करें। अब आप यहाँ पर अगर देखो ना, डाउनलोड, तो यहाँ पर आप नीचे देख लो तो ये गिटहब की फाइल है। मैं आपको बता दूँ, कॉपी लिंक लोकेशन, अगर आप यहाँ से ये
लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो ये गिटहब है। नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। इसको मैं बड़ा कैसे करूँ? ये नज़र आ रहा है? ठीक है, ये github.com। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क है ना, ये होस्टेड है गिटहब के ऊपर, तो इस वजह से इसकी कुछ फाइल साथ में अटैच हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं फाइल सिस्टम की तरफ। सबसे पहले इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये अब इसमें जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है ना, वो मैं डिलीट करूँ। गेट इग्नोर की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये यूज़र गाइड है, ये यूज़र गाइड में यहीं रहने दूंगा। गेट इग्नोर की ज़रूरत नहीं है, कंपोजर की ज़रूरत नहीं है, कंट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक हो गया। एप्लीकेशन, सिस्टम और इंडेक्स, इसको मैंने कट किया और आपका जो एक्चुअल प्रोजेक्ट का फोल्डर है मैंने वहां पर पेस्ट कर दिया। हो गया। लोकल होस्ट स्लैश ट्रेनिंग्स स्लैश मालाकंड स्लैश CI। ठीक हो गया। आपका कोऑर्डिनेटर रन होना शुरू हो गया। अब कोऑर्डिनेटर को जस्ट रन नहीं कराना, इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी करना है। डेटाबेस के साथ कोई कनेक्टिविटी तो होगी ना। ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ेगी डेटाबेस के साथ। तो हम डेटाबेस कौन सा यूज़ करते हैं? /php myadmin में चले जाएं। php myadmin जो है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और डेटाबेस हमारे पास कौन सा है? MySQL। अच्छा, यहाँ पर मैंने iTech के नाम से एक डेटाबेस पहले ही बना के रखा हुआ है, कंट्री स्टेट्स। ठीक है, इसके अंदर जो बिल्कुल टॉप पे है कन्फिग का फोल्डर है। ठीक है, कन्फिग के अंदर, यार ये यहाँ से आपको नजर नहीं आएगा, मैं यहाँ पर बताता हूँ। CI के अंदर चले जाओ तो हमारे पास दो फोल्डर हैं, एक एप्लीकेशन का फोल्डर है और एक सिस्टम का फोल्डर है। जो ये सिस्टम का फोल्डर है ना, इसके अंदर एक कैरेक्टर लिखना भी जुर्म है। आपने इसके अंदर एक कैरेक्टर भी नहीं लिखना। इसकी एक वजह है, क्यों? देखो, हम लोग जिस वक्त फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं ना, इसके ग्रेजुअली क्या आते हैं? अपडेट्स आते रहते हैं। अब कोऑर्डिनेटर 3.1 है, लेट्स सपोज कल 3.2 आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा। आपका क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा यार नया, हालांकि उसको पता नहीं होगा, लेकिन बस वो डिमांड करेगा यार इसका तो 3.2 वर्जन आया, 3.3 वर्जन आया, उस पर अपडेट नहीं करते। आती है ना, डिमांड आ सकती है, या आपको जरूरत पड़ती है कि भाई आप 3.1 से 3.2 के ऊपर या 3.3 के ऊपर अपडेट कर दो। ठीक है, तो अपडेट किस तरह करोगे? क्या पूरा फोल्डर दोबारा डाउनलोड करके इसके ऊपर ओवरराइट करोगे? नहीं। जब आप ओवरराइट करोगे तो आपके एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर आपने हजारों चीजें लिखी होंगी, वो सारी की सारी ओवरराइट हो जाएंगी। अगर वो सारी की सारी ओवरराइट हो गई तो आपका तो जो सिस्टम या 1 साल या 2 साल लगा के आपने प्रोजेक्ट पे काम किया होगा या बनाया होगा, वो तो गया, काम से गया। बैठे रहोगे, सारे बग्स फिर निकालोगे। कोऑर्डिनेटर ने इस चीज को इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि जब भी सिस्टम की अपडेट आती है, कोऑर्डिनेटर की अपडेट आती है, तो आप जस्ट सिस्टम का फोल्डर को ओवरराइट कर दो, आपका कोऑर्डिनेटर पुराने वर्जन से नए वर्जन के ऊपर अपडेट हो जाए। ठीक हो गया। इस वजह से आपने सिस्टम के फोल्डर के अंदर आगे कभी भी चेंजेस नहीं करने, कभी भी नहीं। ये रूल्स के ही खिलाफ है। अगर आपने यहाँ पर चेंजेस कर लिया, आपका काम तो फॉर द टाइमिंग हो जाएगा साल में 6 महीने के, लेकिन कल को जब आप अपडेट करोगे आपसे खुद भी भूला होगा मैंने कहा सिस्टम के फोल्डर के अंदर कहाँ चेंज की थी। आई बात समझ में? ठीक है, तो सिस्टम के फोल्डर के अंदर आपने कभी कोई चेंज नहीं करना।
अब हमारी तमाम की तमाम डेवलपमेंट जो होगी ना, तमाम की तमाम डेवलपमेंट वो होगी एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर। यार ये क्यों उस तरह ब्लर है? दरमियान वाला सेक्शन ठीक है। पीछे करता है कि पीछे करो इसको राइट साइड पे रोटेट करो। यार कुछ गुजारा हो गया। ठीक है, कुछ बेहतर हो गया, आगे करो। फिर पीछे को नजर नहीं आएगा। बस ठीक है, गुजारा करते हैं। पहला फोल्डर है कैशे का। जो मैंने आपको तमाम कैशे मैनेजमेंट की बात की ना, वो सारा काम होगा इस फोल्डर के अंदर। ठीक है, उसके बाद दूसरा फोल्डर है कन्फिग का। कन्फिग के अंदर क्या होता है, कन्फिग के अंदर आपका जो सिस्टम है उसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स रिलेटेड डेटाबेस कौन सा कनेक्ट होगा, हमारे डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पर होता है, यहाँ पर ऑटो लोडिंग होती है, कौन सा मॉडल आपने ऑटोमेटिकली लोड कराना है, कौन सा कंट्रोलर आपने ऑटोमेटिकली लोड कराना है। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स कि आप पूरे सिस्टम के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स यूज करोगे, खुद डिफाइन भी कर सकते हो वहां पर। फिर आप इसके अंदर डॉक टाइप्स डिफाइन कर सकते हो। इसके अंदर फिर आप डिफरेंट हुक्स, हुक क्या होता है, हुक्स ये होते हैं कि एक एप्लीकेशन का फ्लो जा रहा है और फ्लो जाते हुए किसी एक इवेंट पे, किसी एक पॉइंट पे आपने वहां पर फंक्शनलिटी को या चेंज करना है यहाँ या वहां पर मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कुछ इनपुट करना है। जैसे कि मैं कहता हूं कि बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, तो ये बेसिकली हुक्स होते हैं कि जब मैं करूं ना इंसर्ट का बटन क्लिक करूं तो इंसर्ट होने से पहले लेट्स सपोज नेम को सारा कैपिटल कर दो, तो ये बेसिकली हुक होता है कि आपकी एक्चुअल फंक्शनलिटी के अंदर कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनलिटी डाल देता है। तो वो सारे यहाँ पर मैनेज होते हैं। फिर कैशे की मेमोरी का जो कैशे होता है वो यहाँ पर मैनेज होता है। माइग्रेशंस, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर जब आप शिफ्ट कर रहे होते हो तो आप बाज तरफा आपको माइग्रेशंस लिखनी पड़ती हैं। माइग्रेशंस क्या होते हैं कि उसके अंदर आप डेटाबेस के पूरे रिकॉर्ड्स, डेटाबेसेस, टेबल नेम्स विद डेटाबेस नेम, वो सारी चीजें यहाँ पर रजिस्टर करनी होती हैं। वो रजिस्टर करके आप यहाँ पर लिख देते हो। फिर जब आप माइग्रेट करते हो तो वहां पर जब आप रन करते हो तो वो सारी चीजें माइग्रेशन के फोल्डर से उठा के डेटाबेस बना देता है। तो वो सारी सेटिंग्स यहाँ पर होती हैं। फिर प्रोफाइलर, प्रोफाइलर क्या है ये हम देखेंगे। राउट्स, राउट्स क्या होते हैं कि हम राउट्स बताते हैं कि भाई अगर आपने होम पेज पे जाना है तो आपने कौन से कंट्रोलर को एक्टिव करना है, अगर आपने अबाउट अस पे जाना है तो कौन सा कंट्रोलर होगा, अगर आपने कॉन्टैक्ट पे जाना है तो कौन सा कंट्रोलर होगा। तो बेसिकली ये राउट्स होते हैं, वो सारे राउट्स यहाँ पर मैनेज होते हैं। स्माइलिस, स्माइलिस का इन्होंने थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है लेकिन ये उस लेवल की नहीं है। जस्ट आप एक कैरेक्टर दे दो और वो जो आप मोबाइल में स्माइलिस यूज करते हो नहीं उस तरह के स्माइलिस यूज करते हैं। और यूजर एजेंट्स, यूजर एजेंट्स ये होता है कि इसके पास तमाम के तमाम जो ब्राउजर्स हैं, यूजर एजेंट बेसिकली ब्राउजर को कहते हैं। जितने भी ब्राउजर्स हैं उसकी तमाम की लिस्ट पड़ी है और आप यहाँ पर अब चेक्स लगाते हो। चेक्स किस तरह लगा सकते हो, अब जैसे बाज़ औक़ात आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाती है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 पर भी ये वेबसाइट रन हो। अब आजकल के दौर में इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 के ऊपर एक चीज़ किस तरीके से रन हो, तो उसको जब रन करते हैं तो उसके ऊपर फिर हम लोग स्पेसिफिक डेटा भिजवाते हैं। तो फिर उसके ऊपर हम चेक लगाते हैं यूजर एजेंट के ऊपर। तो वो यूजर एजेंट की कंप्लीट लिस्ट जो है ना वो इसके अंदर पड़ी होगी। ठीक हो गया। कहने का मतलब यह है कि जो कॉन्फ़िग का फोल्डर है इसके अंदर क्या होता है कि आपके सिस्टम के से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती हैं यहीं पर होती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास कंट्रोलर। यहां पर आपके तमाम कंट्रोलर्स होंगे। एक कंट्रोलर पहले पड़ा हुआ है, इसका नाम है वेलकम। ठीक है, वेलकम का कंट्रोलर पहले से ही पड़ा हुआ है।
फिर इसके बाद है हमारे पास फोल्डर कोर। कोर फोल्डर के अंदर जो कोड इग्नाइटर की कोर फंक्शनलिटीज हैं, जैसे वैलिडेशन का एक तरीका हो गया, इमेज अपलोड का कोई तरीका, अगर आप उसको ओवरराइड करना चाहते हो, किसी तरीके से ओवरराइड करना चाहते हो, आपको वो नहीं पसंद, तो वो चीज़ें आप कोर के अंदर लिखोगे। ऑल्दो इसकी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आपको ये माइंड में रखना होगा कि वो चीज़ें आप चेंज करोगे कोर के अंदर। ठीक हो गया। फिर होता है हेल्पर्स। हेल्पर्स हम देखेंगे, हुक्स भी देखेंगे, लैंग्वेज भी देखेंगे, लाइब्रेरीज भी देखेंगे, लॉग्स भी देखेंगे, मॉडल के अंदर आपके तमाम मॉडल्स पड़े होंगे, और व्यू के फोल्डर के अंदर आपके तमाम व्यूज पड़े होंगे। ये तमाम चीज़ें जो है, ये हेल्पर हो गया, मॉडल हो गया, लाइब्रेरीज हो गया, इसको हम लोग टाइमली जो है ना, ये 3 दिन, आज का दिन तो नहीं, कल परसों तरसों, मंगल बुध जुमेरात, इन 3 दिनों में इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है। और ये चीज़ें आपको देखने में ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक क्रूड के अंदर आप एक क्रूड ऑपरेशन बनाएंगे ना, उसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। ठीक हो गया। कहने का मकसद ये है कि आप जितनी भी डेवलपमेंट होगी फ्रॉम स्क्रैच टिल एंड, आप एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर ही करोगे। ये जुर्म है कि आपने कभी भी आपने जाके सिस्टम के फोल्डर के अंदर चेंजेस करने। अगर आप सिस्टम के फोल्डर के अंदर चेंजेस कर दिए, इसका मतलब है आपने पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को हिला दिया। फिर आप उन चेंजेस को हर जगह देखोगे, मेंटेन करोगे। ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि सिस्टम के फोल्डर के अंदर देखें, उसमें जाए ही नहीं, उसको जो फंक्शनलिटी होती जा रही है बस होने दें, उसके अंदर जाके देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक हो गया। आते हैं, सबसे पहले डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। कॉन्फ़िग के फोल्डर के अंदर, यार इसका मैं क्या करूं सर, आप लोगों के पास यहाँ पर कोई मल्टीमीडिया नहीं? आज का सीजन थोड़ा सा स्टार्ट है। हाँ, क्योंकि हमें उन्होंने ये दिए, लेकिन इसकी तो हमारे पास मल्टीमीडिया नहीं, लेकिन वो उसका नहीं है। ठीक है। ठीक है। सर्वाइव करो सर, चल बैकग्राउंड को 3 चेंज करो। अब नजर आ रहा है? ठीक है। उससे भूला गया 3 चेंज कहाँ से करना। अब ठीक है। ठीक हो गया। अब ये देखें, इसने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है इसी फाइल के अंदर, एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल्स दिए हुए। ठीक है। इसको आप तमाम को पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या ऐड करना है। ठीक है। इसने क्वेरी बिल्डर के बारे में बताया, वेरिएबल्स के बारे में बताया, वो तमाम चीज़ें इसने ऊपर डिफाइन की हुई हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आके होस्ट नेम है हमारा लोकल होस्ट। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस एप्लीकेशन से जो डेटाबेस है वो भी हमारा इसी सिस्टम पे है, तो वो लोकल होस्ट पे ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। उसके बाद उसका जो यूजर नेम है वो है रूट। ठीक है। पासवर्ड इसका नल है और डेटाबेस का नाम है आईटेक। ठीक हो गया। फिर बस ये थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन कोड इग्नाइटर। यहां पर आए और एंटर करें। अच्छा, इसके बाद अब देखें, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप कोई भी क्लास को रिक्वेस्ट करते हैं तो ये सबसे पहले जाता है index.php के पास। ये भी index.php का जो हमारी रिक्वेस्ट है ना, कि मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं एंटर कर रहा हूँ, ये मैंने रिक्वेस्ट सेंड की किसको, CI के फोल्डर को, वो चला गया index.php। तो पहले सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट जा रही है index.php पे। तो अब इस सिस्टम को कैसे पता लगेगा, इस कोऑर्डिनेटर को कैसे पता लगेगा कि भाई मैंने कौन सा पेज एक्टिव करना है। यहाँ पर पेज से मुराद है कंट्रोलर,
कि भाई किस कंट्रोलर पे मैंने जाना है। अब यहाँ पर पेज डायरेक्टली तो डिस्प्ले नहीं होता ना, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप कोऑर्डिनेटर में होगे, मैंने उस डायग्राम में आपको क्या बताया था कि आप यूजर की रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर पे, अब वो कंट्रोलर ने डिसाइड करना है कि मॉडल में जाने की जरूरत है या नहीं, ठीक है। अब वो कंट्रोलर ही आपको व्यू पे लेकर आएगा ना, वो कंट्रोलर ही आपको व्यू पर लेकर, व्यू आप डायरेक्ट तो नहीं देख सकोगे ना। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। कंट्रोलर ही आपको व्यू पर लेकर आएगा ना। तो अब इस कोऑर्डिनेटर के इस कोड को किस तरीके से पता है कि कौन सा कंट्रोलर एक्टिव करना है, तो ये चीज हम लोगों ने डिफाइन की हुई है किसमें, राउट्स में। किसने? आपने पहले कुछ बोला, इंडेक्स पे तो रिक्वेस्ट आ रही है ना। देखें जब आप अब यहाँ पर जो है ना क्लास ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट में बात हो रही है, जब एक क्लास को आप रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तो आप क्लास को डायरेक्टली रिक्वेस्ट नहीं भेजते, वो रिक्वेस्ट पहले आएगी इंडेक्स पे, वहां पर क्लास बनी होगी। अगर वहां पर क्लास नहीं है तो वो आपको क्लास की तरफ रिडायरेक्ट करेगा, फिर उस क्लास के अंदर जाके आपने एक फंक्शन को कॉल करना होगा, फिर वो फंक्शन जो होगा आपका व्यू डिस्प्ले करेगा। तो ये रिक्वेस्ट आ रही है इंडेक्स पे, इंडेक्स से जा रही है किसी क्लास पर, ये जिस क्लास पे भी जा रही है वो क्लास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब आप यहाँ पर देख लो, अगर आपको नजर तो खैर नहीं आ रहा, इसके लिए कल कुछ और बंदोबस्त करेंगे। अगर मैं आपको ये बता दूं ना, .htxs की फाइल कोई फिलहाल ओपन कर लेते हैं, नजर आ रहा है? अब देखो यहां पर मैं अगर पेस्ट कर दूं तो राइट नाउ मैं किसको रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, CI के फोल्डर को। अब इधर ये index.php पे गया होगा, उसने बाकायदा एक क्लास लोड की है, लेकिन ना यहाँ पर क्लास लिखी है ना यहाँ पर index.php लिखा है। बैकएंड पे क्या हो रहा है? बैकएंड पे ये हो रहा है कि रिक्वेस्ट गए इंडेक्स पे, इंडेक्स ने फॉरवर्ड कर दी रिक्वेस्ट राउट को, राउट ने बताया कि भाई कोऑर्डिनेटर का जो डिफॉल्ट कंट्रोलर है ना वो एक्टिव कर दो। तो डिफॉल्ट कंट्रोलर कौन सा है, आइए देखते हैं। मैं जाता हूं राउट्स में, ठीक हो गया, राउट्स में आया और इसमें मैं देखता हूं कि अब देखो इसने कहा राउट डिफॉल्ट कंट्रोलर जो है वो क्या है, वेलकम है। अब 404 के ऊपर ओवरराइड करना, आप कहते हो कि अब इसका अपना कोई पेज इसको फाइंड ना होना तो ये अपना एक एरर देता है, लेकिन आप उसको ओवरराइड करना चाहते हो तो वो आप यहां पर कर सकते हो। तो फॉर द टाइम बिंग इसी को डिफॉल्ट कंट्रोलर क्या है, वेलकम। कंट्रोलर में आते हैं, सबसे पहले हम ओपन करते हैं क्या, वेलकम, ठीक हो गया। वेलकम की फाइल ओपन की, उसके अंदर सबसे पहले क्या बनी है, क्लास वेलकम, वेलकम की क्लास बनी है, ठीक है। और वहां पर क्या कॉल कर रहा था, वेलकम। बेसिकली वहां पर वो इस क्लास का नाम लिख रहा था, ठीक है। डिफॉल्ट राउट हमारे पास क्या है, वेलकम है। वेलकम एक्सटेंड्स CI_कंट्रोलर, ठीक हो गया। अब ये CI_कंट्रोलर क्या है, CI_कंट्रोलर कंट्रोलर की कोर क्लास है। ये कहां पर पड़ी है, ये पड़ी होगी सिस्टम के फोल्डर के अंदर कहीं जाकर, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, देख लेते हैं जी। ठीक हो गया। अब मैं सिस्टम के फोल्डर के अंदर जाके इस कंट्रोलर को तलाश करता हूँ कि CI_कंट्रोलर क्या है। इसके मैं कोर में गया, यहां पर होगा कंट्रोलर, ठीक है। अब यहां पर देखो क्लास बनी हुई है CI_कंट्रोलर। बेसिकली जब कंट्रोलर आप बनाते हो ना तो इस क्लास को एक्सटेंड करते हो। इनहेरिटेंस का तो पता है ना,
क्या होती है? हाँ, अब कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी यहाँ पर बनी है, ठीक है। अब इसका कमाल देखो, इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ बनी है। अब क्लास तो मॉडल में भी बनेगी, लेकिन उसको हम लोग मॉडल से एक्सटेंड करेंगे। अब कोऑर्डिनेटर को क्या पता या कोड को क्या पता कि भाई ये मॉडल है, ये कंट्रोलर है, वो तो हम लोगों ने बनाई है, ठीक है। या तो वो तो डेवलपर्स ने बनाई। इन्होंने ये चीज़ें जो है ना इसके कोर क्लासेस में रखी हैं। जब आप उसको एक्सटेंड कर लेते हो, एक्सटेंड करके वो आपको बता देता है भाई कि ये काम हो रहा है, अब ये काम है ये कंट्रोलर करेगा, ये काम है ये मॉडल करेगा। ठीक हो गया, बात समझ में आई? गुड। अब देखो, सबसे पहले यहां पर लोड हो रहा है वेलकम का कंट्रोलर, वो एक्सटेंड कर रहा है CI_कंट्रोलर को, ठीक है। अब उसके अंदर एक फंक्शन बन रहा है इंडेक्स का, ठीक। कौन सा फंक्शन बन रहा है? इंडेक्स का। अब उस फंक्शन के अंदर कह रहा है कि दिस डॉट लोड डॉट व्यू वेलकम मैसेज। ये कंट्रोलर सिर्फ एक काम कर रहा है, उसके अंदर एक ही फंक्शन है इंडेक्स का, जो कि लोड करा रहा है क्या? वेलकम मैसेज के नाम से कोई फाइल, कोई व्यू लोड करा रहा है। ठीक हो गया? अच्छा, ये काम भी होता है। सेकंड लाइन है क्या? बस 2 मिनट दे दें सर, बस मैंने इनको यही समझाना था। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करते तो केक PHP, क्योंकि वो थोड़ा एडवांस लेवल है। दोनों अपनी जगह पे लेटेस्ट है भाई। अब इसकी लेटेस्ट रिलीज जो है 2016 की लेटेस्ट रिलीज है 3.1। ओके, PHP भी यही कोई उसकी लेटेस्ट रिलीज ये अगस्त की है कि सितंबर की कि जुलाई की है। अपनी अपनी जगह पे दोनों लेटेस्ट है, लेकिन उसके अपने स्टैंडर्ड है, इसके अपने स्टैंडर्ड। बात समझ में आई? ठीक हो गया। अब यहां पर ये क्या कर रहा है कि इंडेक्स का फंक्शन कॉल कर रहा है वेलकम मैसेज को। अब ये कहां पर पड़ा है? एप्लीकेशन ओपन करें, व्यू है ना, तो व्यू के फोल्डर के अंदर बस कर देता हूं welcome_message.php। अब इसके अंदर जो है ना, ये जो हमारा डिजाइन है ना, डिजाइन जो ये हमें नजर आ रहा है, वो बेसिकली यहां पर पड़ा। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली जो आपका कोऑर्डिनेटर है, इसकी बेसिक फंक्शनिंग है कि कंट्रोलर किस तरह कॉल होता है, कंट्रोलर से फिर व्यू किस तरह कॉल होता है, और इसी तरह मॉडल किस तरह कॉल होता है। अब जिस तरह व्यू कॉल हुआ है ना, इसी तरह मॉडल भी कॉल होगा। वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है? आज आप लोग इसकी घर जाके या अभी बैठ के अपने पास कोऑर्डिनेटर डाउनलोड करो। ये चाहिए आपको, लीजिए। ये एक्सटेंशन भी चाहिए होगा। ठीक है, मैं क्या बता रहा था? रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।